तो हमने देखो अभी सेंटर ऑफ मास का लगभग आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल कैसे थे वो कर लिए। अब हम कुछ आगे चलेंगे कि जहां पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, मतलब वहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो एक टर्म आएगा इम्पल्स, जिसे हम कहते हैं आवेग। इससे आप पहले से परिचित हो, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने जस्ट इसके नाम वगैरह बस देखे थे, डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से, जे वेक्टर, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं आवेग, ठीक है। तो वैसे अगर हम समझें कि ये होता क्या है, मैथमेटिकली मैं आपको बता दूंगा, पर फीलिंग के हिसाब से कि भाई होता क्या है आवेग। तो आवेग क्या होता है बताओ। जैसे कोई बॉल रखी हुई है, फुटबॉल है, ग्राउंड पे रखी हुई है, आपने उसको किक किया है ना, उसपे, हाँ, पैर से किक मारा खींच के, तो आपने बेसिकली क्या किया, उसको आवेग दिया। देखो आप दीवार को दो तरीके से दबा सकते हो। एक तो आप धीरे धीरे दबाओ उसको, मतलब हाथ रखो और धक्का मारो। एक होता है आप उसमें घूसा मारो। तो जब हाथ रख के उसको दे रहे हो तब भी एक इम्पल्स दे रहे हो। मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे तो हाँ भाई कुछ तो इम्पल्स आपने उसको दिया, बट आवेग हम किसको कहते हैं? जो झटके से फोर्स दिया जाता है, राइट। कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत समय के लिए, बहुत कम समय के लिए दिया जाए, उसे हम इम्पल्स कहते हैं, राइट। हाँ, मैथमेटिकली जरूर मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो तो आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ, एफ वेक्टर बराबर डीपी अपॉन dt, राइट। अब मैं उसमें dp को इधर ले आता हूँ, एफ dt को इधर ले जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, dp बराबर एफ dt, ठीक है। दोनों साइड मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये क्या बन गया? ये बन गया डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट dt, और लिमिट लग जाएगी नीचे इनिशियल से फाइनल, मतलब t1 से t2। हमने t1 से t2 के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, समय t1 से t2 के लिए, ठीक है। तो समय t1 से t2 को इंटीग्रेट किया एफ dt को, तो ये टर्म जो बनी उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। इसी को क्या कहते हैं? इम्पल्स, यानी जे वेक्टर। तो बेसिकली बताओ इम्पल्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या दोगे कि इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स बेसिकली देखो, डेल्टा पी वेक्टर भी इम्पल्स होता है। डेल्टा पी वेक्टर मतलब चेंज इन मोमेंटम भी इम्पल्स कहते हैं। दूसरा क्या है कि फोर्स डॉट dt, मतलब कोई फोर्स किसी समय के लिए लगाया गया हो, चाहे वेरिएबल फोर्स हो, चाहे बहुत ज्यादा फोर्स हो, चाहे छोटा फोर्स हो, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, तो फोर्स का टाइम के साथ जो मल्टीपल आएगा दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt इज इक्वल टू इम्पल्स। अरे बात समझ में आई? तो ये वाली इक्वेशन भी सब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे एक बार मैं लिख दूं फिर मैं बताता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, जो भी सिस्टम होगा उसके लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी के लिए एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम t1 से t2, राइट, दैट इज कॉल्ड जे वेक्टर। तो ये भी उन इंपॉर्टेंट इक्वेशनों में से एक है जो हम सीखते आए हैं। तो बताओ अब तक कौन कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट वाली हमने सीखी है जो सवालों करने में हमारे काम आती है, यूज में आती है? देखो तो अब तक कौन कौन सी इक्वेशन हमने सीखी? देखो हमने सबसे पहले वहां पे न्यूटन लॉ में सीखी थी एफ नेट बराबर एम ए सी ओ, राइट। उसके बाद हमने सीखी थी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। फिर हमने सीखी मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना।
मतलब फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो इनमें से किसी एक पे आएगा, 1 2 3 ऐसे 3-4 इक्वेशन और हैं अभी बस। तो चौथी इक्वेशन इनमें ये काउंट हो गई। कौन सी इक्वेशन काउंट हो गई? ये 3 तो ये रही, 1 2 3, चौथी ये है। इसका नाम क्या है? जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं न्यूटन की इक्वेशन फोर्स की है ना, F net बराबर ma। दूसरी इक्वेशन को हम बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे इसका भी नाम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये सभी इक्वेशन जरूरत के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लगाई जाती है। तो ये होता है इम्पल्स, और ये हमने पढ़ी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ी कुछ और बातें इम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, राइट। इम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, तो क्या है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इम्पल्स की बात हो रही है यहाँ पे? इम्पल्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जे वेक्टर की बात हो रही है ना, देख ही रहा है अपन को, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे इम्पल्स क्या है? डेल्टा पी वेक्टर, एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन होगी इम्पल्स की, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। कैसे आया होगा बता सकते हो भाई? ये क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम की क्या यूनिट है? सेकेंड। तो सॉल्व होके कितना आएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। समझ में आया? और एरिया अंडर द एफ टी कर्व। इम्पल्स क्या होता है? एरिया अंडर द एफ टी कर्व। कैसे भाई? हम जानते हैं ना इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। कहाँ पढ़ा था हमने, याद है? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। देखो हम जानते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर dt फ्रॉम t1 से t2। इसका मतलब क्या हुआ? कि एरिया अंडर द एफ टी कर्व, यही तो हुआ इसका मतलब, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाऊं, इसको मैं एक्सेस टी, इसको बोलूंगा फोर्स एफ, या मान लो कोई भी रैंडम मैं कर्व बना देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लो t1 टाइम पे यहाँ है और t1 टाइम t2 टाइम ये है। तो t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में इम्पल्स कितना जैसे ये क्या है? कोई फोर्स f जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो t1 से t2 टाइम तक इस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को कितना इम्पल्स दे दिया, वो क्या होगा? इसका एरिया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये पूरा एरिया क्या होगा? क्या होगा? इम्पल्स जो फोर्स F t1 से t2 टाइम तक उस ऑब्जेक्ट को दे देगा, राइट। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है। और डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी इम्पल्स की डायरेक्शन। जैसे v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब हम जब किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट निकलता है ना, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मोमेंटम को, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एक फोर्स है 2t न्यूटन, और वो फोर्स लग रहा है t इक्वल टू 0 से, और ये वेरिएबल फोर्स है ना, दिख रहा है आपको, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, t का मतलब टाइम है। तो 0 से 5 के बीच में उसने इस ऑब्जेक्ट पर कितना इंपल्स प्रोवाइड कर दिया, कितने इंपल्स लगा दिए, आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पता होना चाहिए बस हमें कि इंपल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंपल्स।
तो अगर हमें पता है कि इम्पल्स इज यानी कि जे वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम T1 से T2, अगर हमें ये पता है तो आंसर भी आ गया। बताओ कितना आया जल्दी से आंसर। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ की जगह लिखेंगे 2t इंटू डी टी, टाइम क्या है 0 से 5, तो 2t कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2, 2 से गया 2 तो ये बन गया टी स्क्वायर और लिमिट 0 से 5, तो कितना आ गया 25, और यूनिट क्या रहेगी, इम्पल्स है 25 तो यूनिट क्या रहेगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बताओ यही है आपका आंसर। चलिए तो अब एक चीज और पढ़ते हैं, एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं। चलिए तो कई बार आपने देखा होगा, आपसे पूछेंगे अभी आप जब मॉडल करोगे तो कई बार आता है कि बताओ एवरेज फोर्स क्या होगा, है ना। ऐसे बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट कोई बॉल है, वो उसको h हाइट से छोड़ दिया जाता है, जमीन पे टकराती है और इतने सेकंड में उसका मतलब वेलोसिटी इतनी हो जाती है, मतलब टकरा के वापस इतनी वेलोसिटी से जाती है बॉल, तो बताओ एवरेज फोर्स कितना अप्लाई किया ग्राउंड ने बॉल पर, इस तरीके के सवाल तो कैसे करने हैं आपको। तो एवरेज फोर्स बराबर होता है, तो एवरेज को कैसे दिखता है, ऐसे लिखते हैं, तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम T1 से T2। आपको T1 से T2 टाइम के लिए एवरेज फोर्स निकालना है, तो किसी फंक्शन का हमें एवरेज निकालना होता है तो यही तरीका होता है कि उस फंक्शन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो, एफ डी टी डिवाइडेड बाय T1 से T2 dt, तो ये हो गया एफ एवरेज। अब यहाँ से आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भाई ये चीज तो मुझे देखी देखी सी लग रही है, ये चीज तो क्या है, इम्पल्स है, तो मैं इसको तो क्या लिख दूं, इम्पल्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम T1 से T2, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, मतलब T2 माइनस T1 आ जाएगा नीचे, T2 माइनस T1, राइट। तो ये एवरेज फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, आप आगे से यही वाला यूज करोगे, यही फॉर्मूला ही है, ये यूज करना है हमें, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू लिख लो, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, राइट। और इसको आगे और बढ़ाना चाहो इक्वेशन को तो आप और लिख सकते हो भाई, इम्पल्स माने क्या, इम्पल्स माने डेल्टा पी यानी कि m इंटू बी फाइनल वेक्टर माइनस बी इनिशियल वेक्टर। अब जैसी भी सिचुएशन यूज करनी पड़े हम क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। भाई एफ एवरेज देखा पूछा गया है और कंडीशन दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो उसका यूज करके ये निकालो, अगर ये दिया है तो वो निकालो, मतलब इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि इन इक्वेशन का यूज करके हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। किस तरह के सवाल वो मैं बताता हूँ। ये समझ में आ गया आपको एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। जैसे एफ मान लो कोई फंक्शन है, फोर्स नहीं, कोई एफ फंक्शन है, उसका मैं एवरेज निकालना है तो दिस इज द मेथड, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एवरेज निकालने का ये मेथड है, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए सवाल है और इसका डायग्राम भी है, डायग्राम में बना देता हूँ कि इस तरीके से, तो दीवार बोला है ना, तो दीवार खोल देते हैं, इस तरीके से दीवार है, ठीक है, और इस पर एक बॉल गेंद, ये वाली गेंद है ना, इस तरीके से गेंद दीवार पे आती है। कितने किलो की है गेंद, 2 किलो की, कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी से ये बॉल दीवार पर आती है, टकराती है, और उसके आगे सवाल आपको दे रखा है, करो। इसके आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, करो।
तो क्या दे रखा है कि इस तरह डायग्राम है, बॉल आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बॉल से टकरा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी जो रिबाउंड स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये टकराने के बाद, दीवार से टक्कर के बाद जा रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, टकराने के बाद मान लो इसकी स्पीड कितनी हो गई, उसी जगह पे होगी, नीचे तो इसलिए बनाया बस दिखाने के लिए, वो तो वहीं से टक्कर होके वहीं से जाएगी ना, तो बस दिखाने के लिए बनाया इस तरीके से। बताओ आगे, आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले लगाओ जल्दी से और करो। तो सबसे पहले आपको बताना है इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल, दीवार के द्वारा गेंद पर कितना आवेग लगाया गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे गेंद के लिए, क्योंकि हमसे गेंद के लिए पूछा गया है ना, तो इक्वेशन भी किसके लिए लगाएंगे, गेंद के लिए। हमें गेंद पर लगने वाला इंपल्स निकालना है, गेंद पर लगने वाला जे वेक्टर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ये आ जाएगा आंसर। तो लगाएं, तो बताओ गेंद का मास कितना है, 2 किलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -5 आई कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 आई कैप। बताइए आंसर कितना आ गया, -30 आई कैप। राइट, समझ में आई बात। तो गेंद पर दीवार के द्वारा लगने वाला इंपल्स कितना हो गया, -30 आई कैप। अरे बात समझ गए क्या, मतलब जब बॉल यहाँ दीवार से टकरा रही है, तो देखो टकराने के बाद हुआ क्या, इस गेंद की स्पीड 10 थी आगे की तरफ, दीवार से टकराने की वजह से इसकी गेंद की स्पीड हो गई पीछे की तरफ 5। मतलब आगे की तरफ 10 थी, पीछे की तरफ 5 होगी। मतलब हुआ क्या होगा, ये 10 कम होते 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 0 ही होगी, फिर बढ़ते 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 5 हुई होगी। मतलब कोई भयंकर फोर्स लग रहा है दीवार से, जिसने इसकी वेलोसिटी को पहले 10 से 0 किया और 0 से फिर अपोजिट डायरेक्शन में 5 कर दिया। तो फोर्स जो होगा वो बड़ा ही झटके वाला और तगड़ा फोर्स होगा। तो उस फोर्स का इंपल्स, फोर्स तो हम नहीं निकाल सकते, हाँ एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं उसका, हम निकाल भी रहे हैं अगले सवाल में, पर वो फोर्स कितना लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स होगा, बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, तो फोर्स हम नहीं निकाल सकते। लेकिन उस फोर्स ने गेंद पर कितना इंपल्स लगाया वो हम निकाल सकते हैं, और उसकी एवरेज वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देखो पूछा ना एवरेज वैल्यू, गेंद पर लगने वाले उस फोर्स की एवरेज वैल्यू, यदि जो ये पूरा कार्यक्रम कितना टाइम में हुआ हो, 5 मिली सेकेंड में हुआ हो, कि बॉल इधर आ रही थी, टकराया 10 मीटर पर सेकंड की वेग से, वापस गई 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इस पूरे कार्यक्रम में 5 मिली सेकेंड में कार्यक्रम हुआ, इसमें जो फोर्स लगा उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ एवरेज बराबर ये वाला, समझ में आई। तो कैसे करें, क्या रहा है आंसर, जे एवरेज नहीं निकालना है, एफ एवरेज निकालना है। जे एवरेज तो निकालना सिखाया ही नहीं मैंने, इंपल्स तो इंपल्स है ना, उसकी एवरेज वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, फोर्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करते हैं। तो हमें पता है एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होता है, इंपल्स होता है, जे वेक्टर होता है, या फिर एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल, वो भी लिख सकते हैं, एम बी फाइनल माइनस एम बी। ये तो अभी निकाला है हमने, तो यही चीज तो निकाली, कितनी आई थी, -30 आई कैप। बहुत बढ़िया, एफ एवरेज वेक्टर, इसके लिए एवरेज, और टाइम कितना है 5 मिली सेकेंड, तो 5 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ गया। तो एफ एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -30 डिवाइडेड बाय 10⁻³ माइनस ये आई क्या। ठीक, तो एफ एवरेज की वैल्यू फाइनली आ गई -6000 आई कैप
न्यूटन, ये आंसर आ गया आपका। एफ एवरेज, ठीक है, समझ गए। और ये आ गया आपका इम्पल्स। इम्पल्स की यूनिट क्या है वो भी लिख देता हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? निकालना सीख गए आप? इम्पल्स कैसे निकालते हैं? बस फॉर्मूले लगाने ढंग से, विद वेक्टर साइन का यूज करते हुए फॉर्मूले लगाने हैं। अब जैसे यहाँ पे बॉल के लिए पूछा मैंने इम्पल्स, तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी में चेंज लिखना है, ठीक। अब जितना इम्पल्स बॉल पे लगा होगा उतना ही इम्पल्स बॉल ने दीवार को लगाया होगा। एक्शन रिएक्शन तो होगा ही ना, इम्पल्स का भी एक्शन रिएक्शन होगा। तो दीवार ने जितना गेंद पे लगाया, गेंद ने उतना ही दीवार पर भी लगाया। चलिए यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, देखो ये जो फोर्स एवरेज आता है, फोर्स एवरेज का फॉर्मूला कितना आता है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जे वेक्टर, है ना। अब सोचना जरा कि कोई बॉल, या फिर कई बार आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हो, है ना, और किसी ने शॉट मारा और आप बॉल ऊपर गई हवा में, आपको कैच करना है बॉल को, ठीक। या तो ये सिचुएशन देख लो कि आप बॉल कैच कर रहे हो, या फिर आप ये सिचुएशन देख लो कि आप किसी ऊंची जगह से कूद रहे हो, किसी ऐसे हाइट पे चढ़ गए आप, किसी हाइट पे, जैसे किसी बिल्डिंग पे चढ़ गए, छोटी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक आध मंजिल की बिल्डिंग है, और आप यहाँ से कूद गए, मन किया आपका, आप कूद गए, है ना। तो बताओ, अच्छा दो दो कंडीशन में ले रहा हूँ कि सेम बिल्डिंग है, सेम हाइट की, आप एक आदमी यहाँ से कूदा है, एक यहाँ से कूदा है, नीचे यहाँ पे क्या है, कुशनिंग है, मतलब गद्दे बिछे हुए हैं बढ़िया, और यहाँ पे हार्ड सरफेस है, अब रोड है यहाँ पे सिर्फ। तो बताओ कहाँ पे ज्यादा लगेगी? हार्ड सरफेस पर ज्यादा लगेगी, गद्दों पर ज्यादा नहीं लगेगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ, ऐसा क्यों होता है? इम्पल्स तो दोनों ही जगह सेम आ रहा है। इम्पल्स क्या, देखो इम्पल्स क्या लिखते हैं, मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो भाई टकराएगा उसके बाद तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टकराने से पहले वेलोसिटी कुछ भी होगी, इसका भी यही होगा, टकराने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टकराने से पहले कुछ वेलोसिटी वी होगी। तो इम्पल्स तो दोनों ही केस में सेम आएगा। आवेग जो है यानी कि जे वेक्टर जो है वो तो दोनों ही केस में सेम आएगा, लेकिन एक में फोर्स ज्यादा आया, इधर फोर्स ज्यादा आया, इधर फोर्स कम आया, ऐसा क्यों? तो देखो उसी का मैं जवाब दे रहा था आपको कि जे तो सेम है, पर ये डेल्टा टी पे भी असर पड़ता है, कि अगर ये डेल्टा टी ज्यादा हो गया तो फोर्स को कम कर देगा, और डेल्टा टी कम हो गया तो फोर्स को ज्यादा कर देगा। डेल्टा टी किसका है? ये वेलोसिटी के चेंज होने का, v फाइनल और v इनिशियल में लगने वाला समय, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना समय लग रहा है, वो है ये टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो जहाँ गद्दे रखे हैं वहां तो वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो होगी, और जहाँ हार्ड सरफेस है वहां एकदम से जीरो हो जाएगी, है ना। तो गद्दे लगे वहां पे तो डेल्टा टी ज्यादा होगा। अब डेल्टा टी अगर ज्यादा होगा, डेल्टा टी अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो एक बॉल है, उसको 20 मीटर हाइट से रिलीज किया है, उसका मास दे रखा है 0.4 kg। फिर आगे क्वेश्चन है कि रिबाउंड के बाद वो 5 मीटर हाइट ऊपर जाती है, तो बताओ ग्राउंड ने बॉल पर कितना इंपल्स लगाया और एवरेज फोर्स कितना लगाया? कर दो जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इस बॉल को अगर यहां से रिलीज किया है 20 मीटर हाइट से, तो जब ये ग्राउंड पर पहुंचने वाला होगा, ग्राउंड से टकराने वाला होगा, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जब ये ग्राउंड पर पहुंचने वाला है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, √2gh, राइट। कैसे बताया? चाहे काइनेमेटिक्स लगा दो या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, दोनों ही चीजें हैं। तो 2 की जगह 2, 10 और 20 मीटर से हमने इसको छोड़ा है, तो ये कितना आ गया, v बराबर
20 मीटर पर सेकेंड आ गया, राइट। ठीक है भाई, लेकिन अब हमें एक और चीज दी है कि ये बॉल रिबाउंड होकर 5 मीटर ऊपर तक जाती है, मतलब यहाँ पे भी टकराएगी। अब ये बॉल जब ऊपर जाएगी तब इसकी स्पीड निकालते हैं कि अब बॉल जब ऊपर गई, ये टकरा के वापस जाएगी बॉल, तो ये जब बॉल जब ऊपर जा रही है तब इसकी स्पीड क्या होगी? इसको v1 कह देते हैं या v इनिशियल कह देते हैं, इसको v2 या v फाइनल कह देते हैं। तो उसके लिए हमें हिंट दी हुई है कि जब ऊपर जाती है तो 5 मीटर तक ही जाती है। ठीक है भाई, तो v2 कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ हम लिखेंगे √2g h, और h कितना लगाएंगे यहाँ पे 5, क्योंकि बॉल कितना ऊपर गई है? केवल 5 मीटर ऊपर गई है ना। तो यहाँ से बताओ v2 कितना आ गया? तो कितना लिखेंगे हम? 2 × 10 × 5, तो ये 100 और ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब बॉल रिबाउंड होकर जब वापस जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब बॉल नीचे आ रही थी तो इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, बड़े ही आसान है, कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि ग्राउंड की वजह से हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि कितना इम्पल्स आया ग्राउंड की वजह से ऑन द बॉल, गेंद पर। तो क्या लिखेंगे? इम्पल्स बराबर जे वेक्टर बराबर m इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल। हमको भाई बॉल के लिए लिखना है तो बॉल की वेलोसिटी। ठीक, तो मास कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू वी फाइनल कितना है? 10। डायरेक्शन क्या है? ऊपर, यानी कि प्लस में जे कैप, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी? नीचे की तरफ 20, तो क्या लिखोगे? -20 जे कैप, ऐसे लिखोगे। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? सॉल्व करोगे तो आ रहा है ये 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही है, आ गया आंसर। चलिए अब दूसरा सवाल करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से कीजिए सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन बताओ? एवरेज फोर्स निकालना है ना। तो कैसे निकालें एवरेज फोर्स? तो एवरेज फोर्स हमें पता है, इम्पल्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। एफ एवरेज निकालना है तो जे कितना है? 12 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है? 10 मिली सेकेंड। 10 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया है? 1.2 किलो न्यूटन, राइट। या फिर क्या लिख सकते हो? 1200 न्यूटन, एक ही बात है। ये आंसर। किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन करें। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए ये वाला।
करें टोटल इम्पल्स ऑफ फोर्स बाय द ग्राउंड। तो ग्राउंड ने जितने भी फोर्सेस लगाए हैं उनका इम्पल्स क्या होगा, ये पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। ये डायग्राम है और ये हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से। तो देखो हम पहले थोड़ा कंपोनेंट कर लेते हैं, हमें पता कंपोनेंट तो करने ही पड़ेंगे, पहले कर ही लेते हैं। तो इसके कंपोनेंट एक इधर, इसका एक इधर। तो एंगल कैसे निकालूं? एंगल ये वाला हो गया 53 एंड ये वाला हो गया 37। चलो पहले इसके कंपोनेंट कर दो। 10 cos 53 कितना हो जाएगा? cos 53 होता है 3/5, तो ये जाएगा 6 और ये वाला हो जाएगा 8। वैसे ही इसके कंपोनेंट में कर दूं तो 5 cos 37, 5 cos 37 कितना हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5 sin 37 हो जाएगा 3। ठीक है, कंपोनेंट में तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो अब थोड़ा सा इसका एफबीडी बनाते हैं कि हो क्या रहा है जब ये ग्राउंड से टकरा रही है बॉल, तब क्या हुआ। तो देखना ध्यान से, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह की। जब ये ग्राउंड है और बॉल यहाँ पे टकराई, तो जैसे ये बॉल यहाँ पे टकराई होगी, यहाँ पे दो फोर्स इस पर लगे होंगे। एक तो जैसी बॉल टकराई तो इसने ग्राउंड को धक्का मारा, तो ग्राउंड ने इसको धक्का मारा होगा नॉर्मल ऐसे इस तरीके से ऊपर, राइट। अब चूंकि देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरफेस कैसी है, रफ है, ग्राउंड रफ है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। अब नॉर्मल है तो फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इनटू एन आएगा ना भाई। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा। अब इसकी वेलोसिटी कैसी है, इसकी वेलोसिटी एक तो नीचे है और एक आगे है, तो इस आगे वाले की वजह से तो फ्रिक्शन लगेगा भाई, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी ना चलने की आगे, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, ये नॉर्मल इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। भाई ग्राउंड से फोर्स किधर आया, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर आया, तो देखो टकराने के पहले बॉल की स्पीड नीचे की साइड थी 8 और टकराने के बाद बॉल की स्पीड कितनी हो गई 3 ऊपर की तरफ। ये किसने चेंज की? ओके तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना। नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल ने इस 8 मीटर पर सेकंड को चेंज कर दिया। भाई 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पहले नीचे थी, अब ये वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होकर 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ये चेंज किसने किया, ये चेंज किया इस नॉर्मल ने, जो इस ऑब्जेक्ट पर लगा, इस गेंद पर लगा, राइट। सही बात है। आपने इधर से बोल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से बोलिए। राइट ओके। और आप देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये वेलोसिटी भी चेंज हो गई। देखो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड थी और ये 4 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हुई, इस फ्रिक्शन की वजह से। खैर, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोटल इंपल्स ऑफ फोर्स बाय द ग्राउंड। तो ग्राउंड की वजह से टोटल इंपल्स कितना लगा, राइट। देखना ध्यान से, तो इसमें कोई नया तरीका नहीं है, तरीका वही है। फर्स्ट क्वेश्चन, आवाज आ रही है? ओके तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जे वेक्टर बराबर m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर, राइट। ओके तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फोर्स जो भी लग रहे हैं उनकी वजह से कितना इम्पल्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा जे वेक्टर बराबर मास कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का 0.5, तो 0.5 वी फाइनल वेक्टर कितना लिखूंगा बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या है 4i कैप प्लस 3 जे कैप, तो 4i कैप प्लस 3 जे कैप, है ना। ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस वी इनिशियल
इनिशियल कितना है 6i कैप माइनस 8j कैप, 6i कैप माइनस 8j कैप। अरे आई बात समझ में? अब लिखूंगा j वेक्टर, तो कितना लिखूंगा बताओ, यहाँ से सॉल्व करो जल्दी से। i को i के साथ, j को j के साथ सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 0.5 माइनस 2 हो गया ये तो, माइनस 2i कैप प्लस ये कितना हो गया 11j कैप। तो j वेक्टर आ गया 0.5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया माइनस i कैप प्लस 5.5 j कैप। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? भाई फर्स्ट में क्या पूछा था कि टोटल जितने भी फोर्स लगे उनकी वजह से नेट इम्पल्स कितना होगा, तो हमने नेट इम्पल्स निकाल दिया। अब देखो दूसरा सवाल क्या था इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, नॉर्मल का फोर्स जो लग रहा है, उसकी वजह से कितना इम्पल्स आया। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना आया। ये तो क्या निकाल दिया अपन ने, इम्पल्स टोटल जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी की वजह से इम्पल्स आया। और ये इम्पल्स मैंने लिखा, आई लिख दो, जे वेक्टर लिख दो इसको। तो जे वेक्टर ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना आएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कौन सी वेलोसिटी चेंज हुई, नॉर्मल केवल वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर केवल मैं वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा, सॉरी नॉर्मल वाई डायरेक्शन का फोर्स है, तो कल मैं केवल वाई डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाऊंगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉर्मल का इम्पल्स मिलेगा। और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा 5.5 जे कैप आएगा। तो बेसिकली जो ये 5.5 जे कैप है ये तो नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स है। नॉर्मल रिएक्शन ने कितना इम्पल्स गेंद पर लगाया, और जो फ्रिक्शन का इम्पल्स है उसके लिए क्या करूंगा बताओ। इस गेंद पर मैं एक्स डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाऊंगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, किसमें एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा माइनस आई कैप आएगा। तो जो फ्रिक्शन की वजह से इम्पल्स आया है दैट इज माइनस आई कैप। अरे बात समझ में आ गई? बोलो क्या बात समझ में आ गई क्या? सिंपल है ना भाई। ये जो वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये इम्पल्स की वजह से हो रहा है। जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स कौन कौन से, एक नॉर्मल है एक फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में चेंज करने पर जो जो भी इम्पल्स आया वो ये रहा, नेट ये रहा। उसमें वाई डायरेक्शन वाला नॉर्मल का, एक्स डायरेक्शन वाला फ्रिक्शन का है, सिंपल। अच्छा अब हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे जितने भी हमने ऐसे बॉल आई टकराई, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगा, ये फ्रिक्शन लगा, ये क्या है, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन आर्म फोर्स नहीं है, ये टेंस टू इन्फिनिटी वाले फोर्स हैं। मतलब ये झटके के साथ लग रहे हैं। देखो दो तरीके होते हैं नॉर्मल लगाने के। एक तो आप ब्लॉक को रख दो बस, मास है इसका तो mg नीचे नॉर्मल, ये नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल तो फाइनाइट फोर्स है, इसकी वैल्यू mg है। लेकिन ये जो नॉर्मल है ये बहुत बड़ा फोर्स है, और इस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये जो फोर्स बहुत बड़ा लगता है बहुत कम समय के लिए, देखो यहाँ पे जब ये बॉल टकरा के ऊपर गई होगी तो कितना टाइम लगा होगा, इसको बहुत कम समय लगा होगा, मिली सेकेंड में टाइम लगा होगा। तो ये बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है, राइट। और उसने भी देखो चेंज ला दिया वेलोसिटी में, 6 से 4 कर दिया, 8 से 3 कर दिया, राइट। अच्छा ये जब नॉर्मल इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन। तो अगर ये टर्म्स इन्फिनिटी है मतलब बहुत बड़ी है तो फ्रिक्शन भी बहुत बड़ा आएगा। तो यहाँ पे ये फोर्स, फ्रिक्शन और नॉर्मल कैसे हैं, इंपल्सिव फोर्स हैं, आवेगी बल हैं। तो समझ में आ रहा है आपको इंपल्सिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है ना। कब लगते हैं, झटके के साथ लगते हैं, ठीक। तो मैं लिख देता हूं व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्स। देखिए तो व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस व्हिच हैव लार्ज मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा होता है और बहुत कम समय के लिए लगते हैं, और ये मोमेंटम को चेंज कर देते हैं, राइट। कर देते हैं ना मोमेंटम को चेंज, तभी तो इनका इम्पल्स हमने निकाला, राइट। जैसे अभी जैसे नॉर्मल लगा तो हमने यहाँ पे इसका निकाला एफ डी टी। एफ डी टी क्या है, इम्पल्स है ना, जे वेक्टर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं
P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दिस इज द इम्पल्स ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स, राइट? ये इम्पल्स लिखा है मैंने, किसी का भी हो, चाहे फोर्स इम्पल्सिव हो चाहे फोर्स इम्पल्सिव नहीं हो, ये इक्वेशन तो वैलिड है, राइट? मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं बहुत कम समय के लिए लगते हैं, टाइम बहुत छोटा होता है, ये डेल्टा टी बहुत कम होता है, राइट? करके देखा था ना हमने भी कि डेल्टा टी कितना था, 5 मिली सेकेंड, किसी में कुछ, लेकिन तब भी इसमें चेंज आ गया था, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो ये चीज स्मॉल है बट ये बहुत लार्ज है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी जब बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, इसलिए यहाँ पे फाइनल और इनिशियल में अंतर आ जाता है कुछ ना कुछ, राइट? मतलब ये चेंज हो जाता है, कह सकता हूँ ना, सही बात है। अच्छा, और दूसरे फोर्स होते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स, वो क्या होते हैं देखो, चलिए, तो दूसरे होते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो इन नॉन इम्पल्सिव फोर्सों की क्या बात है कि इनकी वैल्यू कुछ फाइनाइट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, ये क्या होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। तो अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स इतने कम समय के लिए लगे, बहुत कम समय के लिए, 5 मिली सेकेंड, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल किए, तो वो उतने कम समय में मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते हैं। द फोर्सेज विच कैन नॉट चेंज द मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल बिकॉज दे हैव फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया जब बम फोड़े थे हमने, याद करो, तो मैंने आपको बताया था कि बम फूटने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में mg लग रहा है उस पे एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन फिर भी हमने मोमेंटम कंजर्व किया था बिकॉज mg इज द नॉन इम्पल्सिव फोर्स, और वो बम फूटने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए हमने उसके इम्पल्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब इसको एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर दिया था, जीरो कर दिया था, तो इनिशियल और फाइनल बराबर आ गए थे मोमेंटम, राइट? ये बात समझ में आई कि अगर बहुत छोटे मतलब फाइनाइट फोर्स हैं जिनको हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, वो मोमेंटम को चेंज नहीं करते, तो उस केस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात आपको एकदम समझने की है सारी बात, ऐसा हम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कि अगर इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसका एग्जांपल मैंने तब दिया था कि जब, याद करो, जो कैनन थी, ऐसे एक कार्ट थी, कार्ट पे कैनन थी और यहाँ पे एक गोली हमने चलाई थी इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई है, पहले नहीं थी वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई है, मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है, उस इम्पल्सिव फोर्स का कंपोनेंट नीचे आ रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल हमें इस कार्ट पर मिल रहा था वो भी इम्पल्सिव मिल रहा था, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, राइट? क्योंकि वहां पे इम्पल्सिव फोर्स प्रेजेंट था, वहां पे झटके वाला फोर्स प्रेजेंट था, और झटके वाले फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो इट मींस वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ सिस्टम इफ इम्पल्सिव फोर्स इज प्रेजेंट इन दैट डायरेक्शन, राइट? लेकिन फिर अगला केस था जब एक बॉम्ब फूटा था और बॉम्ब हवा में था, उस केस में बॉम्ब पे mg लग रहा था। अच्छा, बम जो फूटा है वो तो इंटरनल फोर्स की वजह से फूटा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल फोर्स हो रहे हैं, वो तो कैसे भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब उनका तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा था, बट mg कैसा फोर्स है, एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, और बम फूटने में कितना समय लगा था, बहुत कम समय लगा था। इट मींस वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन in a particular direction for a small time interval for a system if there is no impulsive force present in that direction but there can be non impulsive force present, right? मतलब वहां पे mg प्रेजेंट था लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं अगर एफ नेट एक्सटर्नल है, लेकिन वो कैसा है, नॉन इम्पल्सिव है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कौन कौन से फोर्स नॉन इम्पल्सिव होते हैं, कौन कौन से इम्पल्सिव होते हैं, ऐसे कौन से फोर्स हैं जो इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, राइट? पर पहले बताओ, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई क्या? तो फोर्सेस ऑफ कॉलिजन और ऑलवेज इम्पल्सिव, जैसे यहाँ पे दो बॉल आपस में टकरा गई, ये बॉल जमीन से टकरा गई, कोई किसी से कूद गया या कोई किसी पर कूद गया, जैसे हमने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि ये आदमी जब इस कार्ट पे कूदा था, राइट? तो ऐसे मान लो यहाँ पे हमने कैनन को फेंका और यहाँ पे किसी दूसरे पे जाके वो गिरी, है ना? तो इन वाले केसेस में सभी जो फोर्सेस लगते हैं, यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स टकराने के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज इम्पल्सिव, यहाँ पे
अगर सरफेस रफ है तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों की दोनों क्या होंगे, इम्पल्सिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल एक इम्पल्सिव आ रहा है, राइट, इस तरीके से। हाँ भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव फोर्स, देख रहे हो आप, ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कभी भी इम्पल्सिव नहीं हो सकते, है ना। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब क्या हो सकते हैं, ये इम्पल्सिव हो सकते हैं। देखो हो ही रहा है ना यहाँ पे, जब दो चीज आपस में टकरा रही है तो क्या हो रहा है इम्पल्सिव, यहाँ पे कौन सा फोर्स इम्पल्सिव लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ही तो इम्पल्सिव हुआ। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों इम्पल्सिव हो गए, राइट। तो फ्रिक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ, टेंशन हुआ, ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब जैसे यहाँ पे झटके लग रहे हैं, टक्कर हुई तो झटका लगा, ये दीवार जमीन से टकराया तो झटका लगा, कोई कूदा तो झटका लगा, तो यहाँ पे तो नॉर्मल क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ब्लॉक आराम से किसी सरफेस पर रखा है तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा हो जाएगा, नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन बराबर एम जी हो जाएगा, राइट। अरे बात समझ में आई, ऐसा होता है। बट कॉलिजन वाले फोर्स हमेशा इंपल्सिव होंगे, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इंपल्सिव होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप किया है, ये बी पे जाके गिरेगा, बी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, ये इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है। बस आपको इतना बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइंड सिस्टम लेके कॉलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमें इस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि जब ये टक्कर कर रहे हैं तो क्या क्या इनमें हो रहा है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप लिख लेना कि जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं उनको इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ऊपर अगर इम्पल्सिव लग रहा है, नीचे नॉन इम्पल्सिव कर रही है, आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन इम्पल्सिव एक छोटा मोटा फोर्स होगा, इम्पल्सिव फोर्स एक बहुत बड़ा तगड़ा फोर्स हो गया, आपस में कैसे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। जब टक्कर हो रही है, तो जब टक्कर हो रही होगी तो क्या होगा बताइए। ये वाला ब्लॉक तो बढ़िया आराम से ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये आके इससे भिड़ गया होगा, इस तरीके से इससे भिड़ गया होगा, राइट, ऐसे। तो ये जस्ट टक्कर हुई, उसके पहले की कंडीशन मैंने बनाई है, जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, और ये ऊपर से आया है, ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई होगी, हमें नहीं पता कितनी हुई है, क्योंकि हमने हाइट नहीं दी ना। अगर हम यहाँ हाइट दे देते तो मैं भी बता देता, जिसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी, राइट। अब देखो इसमें फोर्स कौन कौन से लगे हैं, उनका मैं एफबीडी जरा बनाता हूँ। हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस की एफबीडी बनाऊं तो देखो, पहले मैं इस मास के लिए, नीचे वाले मास के लिए बनाऊं, तो नीचे वाले मास पे देखो, नीचे mg लग रहा है ना, और ऊपर लग रहा है kx। अरे स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा ना, इस तरीके से। फिर टक्कर हुई होगी, टक्कर हुई है तो इस ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले पर ऐसे झटका लगाया होगा नॉर्मल का, और इम्पल्सिव फोर्स तो नीचे वाले ने ऊपर पे भी लगाया होगा, इस तरीके से झटका नॉर्मल का, अनंत झटका, इम्पल्सिव झटका, ठीक है। और क्या हो रहा है, ऊपर वाले का mg भी तो लग रहा है, ऊपर वाले का mg भी लग रहा है, ऊपर वाले पे लग रहा है ना। मैं थोड़ा रुक जाओ, एफबीडी में साइड में बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे खचर खचर होगी, ठीक। तो एफबीडी में साइड में बना रहा हूँ जस्ट बिफोर के केस में, ठीक है। तो ये बना देता हूँ मैं एफबीडी के लिए डायग्राम इस तरीके से। ये ऊपर वाला ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस पर नीचे लग रहा होगा mg, और इस तरीके से लग रहा होगा kx, राइट, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है ना। ऊपर वाले पर क्या क्या लगेंगे, देखो ऊपर वाले पे नीचे लगेगा mg है। अब ये टक्कर मारेगा नीचे को, तो नीचे वाले पर एक नॉर्मल आएगा इम्पल्सिव, और ये नॉर्मल ऊपर वाले पे भी आएगा, यहीं पे यहाँ लगाता हूँ, ये नॉर्मल ऊपर वाले पे भी आएगा इम्पल्सिव, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि दोनों सिस्टम को कंबाइन करते हुए क्या हम यहाँ पे
मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन? तो देखना ध्यान से। तो जब हमने इस पूरे को सिस्टम माना, ये पूरा हमने सिस्टम मान लिया, तो इसमें देखो, अब बताते जाओ कौन किसको बैलेंस कर रहा है। क्या ये kx इस mg को बैलेंस कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है ना, दोनों ही नॉन इम्पल्सिव फोर्स हैं, kx बराबर mg है इक्विलिब्रियम में। कर लिया, ओके वेरी गुड। क्या इस इम्पल्स ने, ये जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में, क्या उसने इसको बैलेंस कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया, कर लिया ना भाई। पर इस mg को किसी ने बैलेंस नहीं किया, ठीक है भाई। ये डैश लगाए मतलब इनको इसने बैलेंस कर लिया, इसको इसने बैलेंस कर लिया, mg को बैलेंस नहीं किया। तो मतलब एफ नेट एक्सटर्नल में वाई डायरेक्शन में क्या लिखूं, है या नहीं? एफ नेट इज इक्वल टू एम जी आ गया ना वाई डायरेक्शन में, बोलो आगे कि नहीं आया? वाई डायरेक्शन में आ गया। तो बताओ एफ नेट आ गया अब, तो भैया क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर देयर कॉलिजन? जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? ये जस्ट आफ्टर का डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें से v हटा देता हूँ, अब इक्विलिब्रियम और जीरो हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई बताओ, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ये हो गया जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में टाइम कितना लगा? ये जो टाइम लगेगा ना, यही खेल है पूरा इस टाइम का। तो टक्कर लगने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में टाइम बहुत कम है, टाइम टेंस टू जीरो, टाइम बहुत छोटा है, डेल्टा टी है ना। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, तो बताओ ये mg कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, राइट। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है किसी सिस्टम पर और बहुत कम समय के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पल्स जीरो आ जाएगा, मतलब उसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? यस, बिग यस, कि हाँ भाई इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज बिकॉज जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होगा, किसका? mg का, वो टेंस टू जीरो होगा, तो इसकी वजह से कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, राइट। भाई बाकी और फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, उनकी वजह से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस mg बच रहा था, और mg इतने कम समय के लिए तो उसका कुछ आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे अब देखो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हो गई va, और इस ये हम पढ़ेंगे अभी, कॉलिजन पूरा चैप्टर है कि भाई ये va vv कैसे निकालेंगे, तो वहीं के लिए उसके लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ कि जब भी टक्कर होगी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, राइट। पर थोड़ा देख लेना, थोड़ा देख के लगा सकते हैं। तो यस हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और कैसे लगाया? देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी v थी, तो p इनिशियल कितना हो गया, m इंटू वी, दूसरे वाले की जीरो थी, बराबर बाद में कितनी होगी, m इंटू वी ए प्लस m इंटू वी वी। इस तरीके से देखो लग गया मोमेंटम कंजर्वेशन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इम्पल्सिव भी हो सकता है, नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि जो नॉर्मल यहाँ पे लगेंगे वो कौन सा वाला नॉर्मल इम्पल्सिव होगा और कौन सा नॉन इम्पल्सिव होगा। ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी बाद में कि यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो ये सोचना आना चाहिए, राइट, कोई बताएगा नहीं। चलिए बताइए, पहले फर्स्ट सिचुएशन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक ब्लॉक है ए जो बी पर आके टकराएगा इस तरीके से, तो बताइए क्या होगा, कैसे कैसे इस पे फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ साइड में, भैया ये है, ठीक है, इस तरीके से कुछ हुआ और ये टकरा गए। भाई उधर से आएगा तो टकराएंगे ना, ऐसे जाके यहाँ टकरा गए, ठीक है, टकरा गए। तो अब टकराने के बाद कैसे कैसे होगा, तो थोड़ा दूर बना रहा हूँ मैं, ओके। बताइए, केवल नॉर्मल आपको दिखाने हैं इसमें।
तो नॉर्मल कहाँ कहाँ से लगेंगे? तो देखो जमीन को दबा रहा है धक्का, तो जमीन इसको धक्का दे रहा है, तो एक नॉर्मल ऐसे लगेगा ए पर n1। वैसे ही बी पर नॉर्मल लगेगा इस तरीके से, क्योंकि ये भी जमीन को धक्का मार रहा है तो जमीन इसको धक्का मारेगी, नॉर्मल लग गया n2, राइट। अब जब दोनों में टक्कर होगी तो ए बी को जोर से धक्का मारेगा, तो एक नॉर्मल ये आ गया, इसको नाम n दे देते हैं। तो बी भी ए पे उतना ही धक्का मारेगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको भी नाम n दे देते हैं। आप चाहो तो इसको n3 दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब आपकी मर्जी। तो इस तरीके से नॉर्मल लगेंगे। क्या और भी कोई नॉर्मल फोर्स इस पर लगेगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या और भी कोई नॉर्मल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर किसी पर भी लगेगा? तो आप बता सकते हो, पर जल्दी से बताओ कि n1 n2 और n के अलावा ए और बी पर कोई और फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगी क्या? बोलो। नहीं लग रही? ओके, ठीक है। तो अब इसमें से बताओ कि कौन कौन से तो इम्पल्सिव हैं और कौन कौन से नॉन इम्पल्सिव हैं, या सारे इम्पल्सिव हैं या सारे नॉन इम्पल्सिव हैं, बताओ जल्दी से। देखो, तो ये n1 n2 क्यों लग रहे हैं? ये तो mg की वजह से लग रहे हैं, है ना? हाँ राइट, वेरी गुड। तो जो n1 n2 है वो तो हो गए नॉन इम्पल्सिव। कैसे होगा ये नॉन इम्पल्सिव? बट ये जो n है ये कैसा हो गया? इम्पल्सिव हो गया। क्यों? बिकॉज ये कौन सा नॉर्मल है? कॉलिजन वाला है ना। इस तरीके से बताने हैं आपको, समझ गए? चलो दूसरी सिचुएशन में बताओ, इसका डायग्राम बनाओ और फिर बताओ जल्दी से कि क्या हो रहा है इसमें। इस तरीके से ये ए बी से टकराया होगा, फिर बताओ कैसे कैसे नॉर्मल लगे होंगे इस पे। देखो भाई, ये ए इस तरीके से आया और आते आते से टकराया, जोर से धक्का मारा इसको, ठीक है। तो फोर्सेस बताओ। तो ये जो ब्लॉक बी है ये जमीन को धक्का मारा होगा, तो जमीन ने इस पे एक नॉर्मल लगाया होगा, ये ग्राउंड की वजह से नॉर्मल आया, राइट। फिर ए ने इसको धक्का मारा होगा बी को, तो इस तरीके से नॉर्मल एन, और बी ने ए को धक्का मारा होगा इस तरीके से नॉर्मल एन। बताइए। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो अलग बात है। मैं बस आपको भी ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, और वो इम्पल्सिव होंगे कि नॉन इम्पल्सिव होंगे। ठीक, चलिए। तो ये बनेगा इसका डायग्राम, है ना? तो इसमें बताओ, जो एन जी होगा, एन जी ये तो नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा, ठीक है। और ये एन होगा, ये कैसा हो जाएगा? इम्पल्सिव हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कॉलिजन का है ना। अरे आई बात समझ में? ठीक है, चलो इस वाले का बताओ।